हेलो बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप लोग अच्छे ही होंगे और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग एक छोटा हुआ टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैंने इससे पहले क्या करा था, काइनेमेटिक्स में जो 6 पैरामीटर है, टोटल 6 पैरामीटर में हमने क्या क्या कर रखा था वो एक बार याद करो। आप एक बार याद करो क्या किया रखा था। पोजीशन, दूसरा हमने किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हमने क्या किया था, स्पीड, velocity, and now we are going to complete acceleration. The last हमारा है ये, क्या है हमारा ये लास्ट पैरामीटर है। ठीक है, इस पैरामीटर को अभी हम करने जा रहे हैं, एक्सीलरेशन। तो बच्चा लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है कि काइनेमेटिक्स में 5 जो आपने किया उस पर भी प्रॉब्लम आते हैं। स्पेशलाइजेशन इन नीड, जो छोटे छोटे पैरामीटर्स उस पर प्रॉब्लम आते हैं, और जी मेन्स में भी काफी काफी कुछ पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आज हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्चुअली एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन को फील कैसे हम करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ डेफिनेशन से हमें हमारा काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी पहले इसको समझेंगे कि एक्सीलरेशन होता क्या। तो मैं एक बार आपको आपकी सुविधा के लिए, आपके इजीनेस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डेफिनेशन तो लिख ही डालता हूँ। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या चीज में, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, वही आपका जाना पहचाना नाम, एक्सीलरेशन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन का डेफिनेशन। इसको हम समझे कैसे और इसको हम फील कैसे करें वो देखो। आप देखो, मान लेते हैं ये हमारी कार है, ये हमारी कार है। अच्छी नहीं है यार, लेकिन चलो जो है जैसी भी है अच्छी ही है, ना से हाँ है। ठीक है, ये हमारी कार है। इसका मैं 3 स्टेप ले रहा हूँ प्रैक्टिकली समझने के लिए। देखो, जब आप घर से निकले अपनी कार में, जब आप घर से निकले अपनी कार में, तो क्या हुआ कि तब आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, इसका मतलब v1 जो है, वेलोसिटी 1 हमारा क्या था, 20 मीटर पर सेकेंड था। यार समझो समझो, जैसे ही आपने गैरेज से कार निकाली, आपकी मम्मी ने कहा अरे किधर जा रहे हो, आपने स्पीड में निकाला, फिर बोला अरे भाग मत बेटा, मैं पापा को बोलने जा रही हूँ। तो आप जैसे ही पापा का नाम आपने सुना, आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी, क्या कर दी, 30 मीटर पर सेकेंड कर दी, v2। उसके बाद फिर आपने क्या करा, जैसे ही पापा गेट पर पहुंचे, तब तक आप बाहर हो चुके थे और रोड पर आ चुके थे। तब आपको डर था कि मैं एक्सीडेंट ना कर जाऊं, इसके लिए आपने इसकी स्पीड v3 क्या कर दी, 3 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड कर दी। मतलब आपने 3 बार चेंज किया। एक बार क्या किया, समझो, एक बार क्या किया, 20 मीटर पर सेकेंड से आपने गाड़ी निकाला। फिर उसके बाद जैसे ही गेट पर पहुंचे, आप 30 मीटर स्पीड से भागे, और फिर जब सड़क, मेन सड़क पर आ गए, तो आपने क्या कर दिया, 15 मीटर पर सेकेंड से इसको 50 मीटर पर सेकेंड से स्पीड इसकी कर दी। तो क्यों की, तो इसमें हुआ क्या, इन सब चीज का क्या मतलब हुआ, इससे क्या हम समझ रहे हैं, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना ये जरूरी है कि इन चेंजेस ऑफ स्पीड और वेलोसिटी से हमें क्या मिला। हमारा वेलोसिटी और स्पीड यहाँ पर दो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हम लोग एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो हमारी क्या हो रही है, हमारा चेंजेस इस तरफ हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे इसमें चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, जो मैंने अभी अभी डेफिनेशन में लिखा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मैं अगर ये मान लूं कि इसमें निकलने में 160 सेकेंड का टाइम लगा, यहां से यहां आने में आपको 60 सेकेंड का टाइम लगा, तो हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा। हमने कहा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेल्टा v निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम हमारा t, मान लो t है, ठीक है, मतलब t2 माइनस t1 भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे तो 0 था,
हमारा 0 टाइम पे t इक्वल टू 0 पे हमने स्टार्ट किया था और स्टार्ट स्टॉप किया, यहाँ पहुंच गए। तो हम क्या कर देखेंगे कि एक्सीलरेशन का जो डेफिनेशन बनता है वो ऐसे बनता है, एक्सीलरेशन, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारा एक्सीलरेशन का डेफिनेशन हो गया। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन दिस चेंज। अच्छा जी, तो मुझे लगता है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो रहा है। इसी पॉइंट पे आपको, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा है हमारा 30 माइनस 20 अपॉन 60 माइनस 0 t1 t2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी एक्सीलरेशन आएगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ रहा है, मीन्स कि हम पॉजिटिव एक्सीलरेशन पे। लेकिन यहाँ आप देखोगे इस जगह से जब इस पॉइंट पे जब हम जाते हैं, इस पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं, तो हमने ये देखा कि हमारी वेलोसिटी कम हो गई। हमारी वेलोसिटी कम हो गई, इसका मतलब ये है कि इसमें निगेटिव एक्सीलरेशन लग रहा होगा। तो हम यहाँ इसी पॉइंट पे दो बातें समझ रहे हैं। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि एक्सीलरेशन किसको कहते हैं, और अगर निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाए तो उसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक तो एक्सीलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेट कर रही है बॉडी, और यहाँ से यहाँ तक डी एक्सीलरेट कर रही है, इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। हिंदी में कहते हैं इसको मंदन, रिटार्डेशन। ठीक है, तो याद रखना, जब हमारा स्पीड वेलोसिटी कम हुई और इसमें कुछ बैक फोर्स लगा होगा, हमने गाड़ी में ब्रेक लगाया होगा ना, तो ब्रेक लगाया होगा तो ब्रेक फोर्स लगा होगा, जब ब्रेक फोर्स लगा होगा तो हमारा उसी को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे। ये ओवरऑल कहानी है एक फील लाने के लिए कि हमारे पास एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, कैसे हम फील कर सकते हैं एक्सीलरेशन को, और ये होता क्या है एग्जैक्टली, यही सब कुछ है एक्सीलरेशन में, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी हम इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे इसके बात करेंगे अभी। ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए, उतार लिया। चलो अब देखो, इसको मैं अगर इसी चीज को हम सर्कुलर मोशन में अगर देख लें, सर्कल पर चलते हुए देख लें, सर्कुलर मोशन तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसके लिए मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ मैं बात करूंगा कि सर्कल पर हम कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें छोटी मोटी बातें जो है, एक बात आप ये लिख लो कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर और सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, LT का पावर -2। क्यों, याद करो, एक्सीलरेशन v अपॉन टी हो रहा है हमारा, v अपॉन टी वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट d अपॉन टी होता है अपॉन टी, तो dt का पावर -2, तो ये क्या हो गया, d डिस्प्लेसमेंट मतलब L t का पावर -2। दिस इज आवर क्या, दिस इज आवर डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। अब हम इस पर बात करते हैं नेक्स्ट, कि इसको हम सर्कल पर कैसे देखें और उसको कैसे समझें। इसको मैं एक प्रॉब्लम से करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बच्चों टेंशन में नहीं आना है और ऐसे ही पढ़ते रहना है। एक्सीलरेशन को सर्कल पर देखते हैं, एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि वेलोसिटी का चेंज कैसे हो रहा है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा बन रहा है। ठीक है, चलो मान लो कि इस सर्कल पर एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक, यहां से चलना शुरू हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है इस पर। ठीक, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, सब जगह 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां पहुंचा 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने P माना, Q माना, R माना और S माना। ठीक है, कंसिडर की क्या हम लोगों ने किया, P Q R S है, और इस सर्कल का रेडियस जो है ना वो 2/π है। ठीक, अब इसमें तुमसे मैं पूछूं कि P से R तक जाने में कितना टाइम लगा,
क्या एक्सेलरेशन इसका आएगा, उसका एक्सप्रेशन हमको निकालना है। तो हम इसको V1 मानते हैं और यहाँ वाले को मैं V2 मानता हूँ इस टाइम के लिए, किस टाइम के लिए, जब हम P से R की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम P टू R के लिए आप कंसीडर करो P टू R के लिए हम लोग क्या करेंगे, P टू R के लिए देखोगे तो क्या हो गया, V1 क्या है हमारा, V1 देखो क्या है 2J प्लस 2J और V2 हमारा क्या है -2J इस पॉइंट के लिए, R के लिए। तो हमारे पास डेल्टा V क्या होगा, हमारा चेंज इन वेलोसिटी हम अगर निकालेंगे तो क्या होगा -2J -2J आ रहा है, क्लियर है। और टाइम अगर हम निकालें S इक्वल टू VT होता है, याद रखना T इक्वल टू S/V होता है। तो S की वैल्यू चाहिए मुझे, तो S की वैल्यू क्या होगी, यहां से यहां तक के लिए टोटल डिस्टेंस निकालना होगा, है ना। तो क्या होगा पाई आर होगा ना, हाँ। तो हमारे पास क्या आया T इक्वल टू पाई आर अपॉन वेलोसिटी क्या है हमारी 2 है, तो ये T की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2, R की वैल्यू 2 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई ने पाई को और 2 ने 2 को मार डाला, 1 सेकेंड हमारी क्या आ गए, हमारा क्या आ गया टाइम आ गया। देखो इस प्रॉब्लम को समझना अच्छे से, मैंने क्या करा इस पॉइंट से 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी सर्कल पर घूम रही है जिसका रेडियस 2 अपॉन पाई है। मैंने पूछा कि बताओ जब ये बॉडी इस पॉइंट पे पहुंचा तो कुछ स्पीड थी, तो यहां से यहां आने में उसके एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन हमको करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझो। मेरे पास एक्सीलरेशन का क्या फार्मूला है, हमारे पास एक्सीलरेशन का फार्मूला है कि V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, यही है हमारे पास। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T कहते हैं इसको एवरेज एक्सीलरेशन के लिए। तो V1 मेरे पास 2J है, देखो डायरेक्शन यार अगर आप उसको समझो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट याद करो, यहाँ हमारा होता था I, यहाँ हमारा होता था J, यहाँ हमारा होता था K। तो I J की तरफ है 2J प्लस में, फिर 2J माइनस में, तो -2J आपके पास आ गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, T निकाल दिया आपने, T हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस क्या 2 पाई आर बाई 2, तो पाई आर बचा अपॉन 2, हमारे हमसे इसे टाइम हमारा निकला 1 सेकेंड। अब हम अगर एक्सीलरेशन की गणना करें तो कितना आएगा, एक्सीलरेशन A इक्वल टू, देखो एक्सीलरेशन क्या आ रहा है हमारा, एक्सीलरेशन डेल्टा V -2J अपॉन 1 सेकेंड मीन्स -2J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन आया, यहाँ हमारा एक्सीलरेशन आया, यहाँ हमारा एक्सीलरेशन आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया -2J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। अब देखो अब सेकेंड पॉइंट क्या है, इस प्रॉब्लम को समझ रही हो मैंने जो किया, ठीक है। अब देखते हैं इसी में, अगर इसको उतार लो पहले, ठीक है। अब मैं बात करूं आपसे, ये P2R की बात थी, अब P2R से मैं P2Q पे जाता हूं तो क्या होगा, फ्रॉम P2Q जाएंगे तो देखो क्या होता है। P2Q में आप देखोगे कि हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड था ये, तो V1 क्या है हमारा प्लस 2J है, तो 2J, और V2 क्या है हमारा, अब मैं इसको V2 मान लूं, 2 मीटर पर सेकेंड हमारा ऑलरेडी दिया हुआ कांस्टेंट स्पीड है, तो V2 क्या होगा हमारा -2I, क्यों, क्योंकि I की कंडीशन में एक्स एक्सिस पे चल रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V कैसे निकालेंगे, -2I -2J। तो हमारे पास T निकालने के लिए S अपॉन V होता है, तो S अपॉन V होता है, तो S कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप भी कैलकुलेट कर लो। टाइम अरे छोड़ो ना, इतना करने की क्या जरूरत है, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना था 1 सेकेंड था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा T इक्वल टू हाफ सेकेंड, ठीक है भाई। कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम तो बराबर चल रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 1 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना हो गया हाफ सेकेंड। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू -2I -2J अपॉन हाफ
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -4i -4j। जरा इसको गौर से देखो, ये हो क्या रहा है, एक्सेलरेशन -4i -4j आ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अगर यूनिट की बात करें, तो -4j, तो -4j मतलब नीचे की तरफ, -4i मतलब इस तरफ, है ना, 4i और 4j। तो वेक्टर एडिशन याद करो कि जब हम इसका डायरेक्शन निकालते थे तो हम क्या करते थे, जब हम इसका इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा कहीं ना कहीं बीच में, है ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्सीलरेशन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड √4² प्लस 4², क्या आएगा बोलो, 4√2, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन की गलती हो तो ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन कहाँ गया, मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं किया था कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, प्रॉब्लम मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि डायरेक्शन कहाँ हो रहा है। अगर कोई बॉडी इधर जा रहा है और बाद में इधर हो गया, यहाँ के बाद हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है, मैं यही इसी पॉइंट पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई बॉडी ऐसे गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो है ना इस पर ऐसे नहीं लगा। अगर ऐसा फोर्स लगता, अगर फोर्स इस तरफ लगता तो ये डायरेक्टली यहां मुड़ जाता, इधर निकल जाता, ऐसा होना चाहिए था। हो क्या रहा है कि इस पर जब भी फोर्स एफ आप लगा रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये सर्कल बना दे रहा है, लेकिन इस फोर्स को हर पॉइंट पर आपको 90 डिग्री पे ही लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी पर क्या होगा, सर्कुलर मोशन में बॉडी जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। इस पॉइंट से सिर्फ इस पॉइंट पर अगर हम कंसिडर करें, ये तो पूरा सर्कल मैंने कंसिडर किया, इसका मतलब मैंने ये सोचा कि हर वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, जिससे ये पूरी की पूरी बॉडी हम लोग को सर्कुलर मोशन में आ गई। देखो ऐसा तब होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स जब पढ़ेंगे 12th में, तब भी वहां ऐसा कुछ कंडीशन आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में हम किसी पार्टिकल को छोड़ दे और उसको परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कर दे तो कैसे होता है, वो बात की बात है, आज के डेट में नहीं है ये। तो ये एक तो ये हुआ, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ कैसा फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ऑब्लिकली लग रहा होगा। उसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये वाला जो कंपोनेंट है इस वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को जीरो कर देगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस वेलोसिटी का क्या ये कोई कंपोनेंट है क्या, यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, जीरो है ना। बहुत अच्छे से देखो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि देखो ऐसा है, स्ट्रेट हमारा है, इसका ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं बन रहा है, लेकिन हमारा माइनस एक्स डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि फोर्स हमने ऐसा लगाया जो इस वाले फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है, इसने वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को धीरे 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 जीरो कर दिया यहाँ पहुंचते पहुंचते, और ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का, इसने इसको एक स्पीड दे दिया जो इधर चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट पे ऑब्लिकली फोर्स लग रहा है, और जिधर फोर्स लगता है उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था F = ma। m तो का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, तो a और f मतलब F = a मतलब दोनों डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ लगे, मतलब हम क्या करते हैं, फोर्स को ऑब्लिकली अप्लाई करते हैं, ऑब्लिकली अप्लाइड, है ना, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको इसलिए बताया था, और उसको प्रैक्टिकली हमने देख के समझा, हमने कैलकुलेशन करके भी समझा कि -4i -4j -4i -4j इस तरफ आ रहा है एक्सीलरेशन का, और फाइनली हमको क्या मिल रहा है, ऑब्लिकली डायरेक्शन में हमको क्या दिख रहा है, एक्सीलरेशन दिख रहा है, हमारा रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है। तो हम यही समझते हैं कि ये हमेशा इस तरीके से फोर्स लगेगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप फुल सर्किल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर टाइम हमारे पास एवरीवेयर हर वेलोसिटी के हर डायरेक्शन पर हमको एक 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तभी ये सर्कल में घूम पा रहा है, ठीक है। तो इसको आप फाइनल जो है हमारा, इसको समझ गए पूरा, ठीक।
ठीक है, अब इसको कुछ बचा रहे, एक्सेलरेशन को इतना ही समझना था, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन और फीलिंग कि एक्सेलरेशन कैसे होता है। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक बात कर लूं कि अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। बस अब एक चीज याद रखो, अगर कोई कहे आपसे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसमें दो कंडीशन है। इसमें तो पाथ जो होगा ना, पाथ मतलब पार्टिकल का पाथ, अगर कोई बोले कि बाबू ये बताओ मुझे कि कोई बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस बॉडी का पाथ कैसा होगा, तो हम सीधा सीधे लिखेंगे, या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा या वो पैराबोलिक होगा। पाथ हमारा दो ही तरह का हो सकता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैसे होगा वो समझ लो। पैराबोलिक होने के लिए आप देखो, याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने सुना होगा, प्रक्षेप्य वेग। तो अगर कोई बॉडी को आप इस तरह फेंकते हो, अगर कोई बॉडी ऐसी जाती है, तो अब देखना कि हर एवरी पॉइंट पे A इक्वल टू जी है, नीचे की तरफ जी लगता है। कोई बॉडी ऐसे फेंकोगे तो क्या होगा, जी हर जगह लगेगा, है ना। तो क्या है, एवरी पॉइंट पे यहाँ भी देखोगे तो A इक्वल टू जी आ रहा है, तो पाथ क्या बना दे रहा है, हमारा पैराबोलिक पाथ बना रहा है। और हमारे पास जी हमेशा क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो A इक्वल टू जी मतलब कांस्टेंट। ठीक, और दूसरा इसमें ये होता है कि पाथ आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, मीन्स कि अगर ऐसे स्टार्ट किया यू, तो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा अगर ए कांस्टेंट है तो। ठीक, एक इसमें और पॉइंट आता है कि इफ u इक्वल टू जीरो, अगर u जीरो है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, u जीरो है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप कंसीडर कर रहे हो, तो पाथ कैसा होगा, तो पाथ जो हमारा होगा वो 100% सर्टेनली स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, अगर सडनली कोई किसी पार्टिकल की बॉडी पार्टिकल स्पीड जो है u जीरो है, स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट, व्हेन ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड देन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मींस पाथ शुड बी द स्ट्रेट लाइन। एकदम से ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसा नीट में पूछा जा सकता है कि आपको इस पर प्रॉब्लम आ सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास पाथ कैसा होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो समझना था। अच्छा, इसमें और एक्सेलरेशन में एक बात और कर ले, छोटा सा बात है, एकदम छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी ये है कि हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टाइम। इसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हम लिखते हैं डीवी अपॉन dt, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं। ऐसे इसमें बहुत लंबी कोई कहानी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन किसको कहेंगे, मगर समझने के लिए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, ये थोड़ा इससे बड़ा क्वांटिटी है, तो हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसको किसी भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है एक्सेलरेशन कंसीडर करते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। अब इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ये तब यूज होता है जब एक्सेलरेशन हमारे पास टाइम का फंक्शन है। ठीक है, एक्सेलरेशन विद टाइम। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, है ना, तो dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पर इस तरह से लिखा हुआ। तो ये क्या होगा, dx अपॉन dt क्या है, v है, वेलोसिटी होता है ना, dx रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारी वेलोसिटी है। तो ये हमारा क्या जाएगा, v dx अपॉन dv अपॉन dx। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे
किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोग बात बताते नहीं, समझाते नहीं कि आखिर ये है क्या। जब एक्सेलरेशन हमारे पास पोजीशन का फंक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब हमारा टाइम का फंक्शन होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इससे आप वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो, dv a dt, है ना। एक्सीलरेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, देखो कैसे निकल गया। एक्सीलरेशन दिया हुआ हो और आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो ऐसे निकल जाएगा इंटीग्रेशन करके। फिर यहाँ भी आप कर सकते हो a इक्वल टू वी dv अपॉन dx, है ना, आराम से निकाल सकते हो a अपॉन वी। अगर इसको भी चेंज कर सकते हो, फिर इसको चेंज करके आगे, मतलब डिफरेंट फॉर्म में इसको चेंज करके हम इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें फाइनल पॉइंट में आपको बताता चलूं, हो गया लगभग खत्म है। इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सीलरेशन के अंदर में। बाकी जो कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चन के ऊपर में आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, वैसे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। मैंने लिखा dv अपॉन dt, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं। v की जगह हमने dx अपॉन dt कर दिया, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको कहते हैं डबल डेरिवेटिव, है ना, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का अगर डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो, या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, सुनिए दो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स या पोजीशन, पोजीशन मान लो या डिस्प्लेसमेंट मान लो, जो भी मानना है मान सकते। ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स और पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट था एक्सीलरेशन में, इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। इससे में सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ओके भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो बाकी लोग बोलते हैं वही मैं बोलता हूँ। ठीक है, ओके बाय।